हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचिंग एग्जाम्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है यूपी टेट 2026 में जो होने वाला है 29-30 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वह पर्यावरण अध्ययन किससे होने वाली है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होने वाली है। ये पर्यावरण अध्ययन क्या पूछा जाता है? प्राइमरी लेवल 1 से लेकर 5 के लिए है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें क्या है, 2016 का हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, ये मत सोचिए कि आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आयोग ने ये कह दिया है कि जो एग्जाम होगा वह 29 और 30 जनवरी को कंफर्म होगा। तो जो पहले से तैयारी शुरू करेंगे उन्हीं की जो है जीत होगी और वही जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, अभी आयोग ने तो जो ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको तो जारी नहीं किया है, लेकिन ये जो सिलेबस है, जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही देगा, उसमें ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। तो आप लोग क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम करवा रहे हैं, आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से करिए। तक जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर 2021-22 तक जो भी अब तक एग्जाम हुए हैं, सबका आपको क्या करना है? देखना है। सबका जो प्रीवियस ईयर सबका देखना है। और अधिक क्वेश्चन देखिए, 2017 में जो पूछा था, 2000 जो अभी लास्ट वाला एग्जाम हुआ 2017 का पेपर टोटल उठा के दे दिया था, है ना? तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए तो देर ना करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? देखिए 4 विकल्प दिया है। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मतम से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि के व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या हो जाएगा? बी होगा। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपसे पूछा है इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होती है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र एक क्या है? प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जो है देते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी है अधिक तेज चाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो फिजियोग्राफ का, कि सिस्मोग्राफ का, कार्डियोग्राफ का, बैरोग्राफ का। तो देखिए इसमें अगर पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो आप बताएंगे सिस्मोग्राफ। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अगर हम कार्डियोग्राफ की बात करें तो कार्डियोग्राफ से क्या नापा जाता है? इसमें कार्डियोग्राफ से हृदय संकुचन को मापा जाता है। और इसमें जो दिया है बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो आप बताएंगे वायु दाब को प्रदर्शित किया जाता है। किससे? बैरोग्राफ से। और ऑप्शन आपको बता ही दिया गया है
कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है, तो आप बताएंगे सीस्मोग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि बुध है। तो अगर हम बता दें आपको सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध। क्या आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर होगा डी होगा, क्या होगा, बुध होगा। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए उसको देखते हैं। पहले क्या होगा, बुध होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, शुक्र होगा, क्या होगा, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आएगा, क्या आएगा, पृथ्वी, फिर क्या आएगा आपका मंगल आएगा, मंगल, उसके बाद बृहस्पति होगा, क्या होगा, बृहस्पति होगा, और उसके बाद क्या आएगा, शनि, शनि आएगा, शनि के बाद क्या आएगा, अरुण आएगा, क्या आएगा, अरुण, फिर उसके बाद क्या होगा, वरुण होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। यह जंगल बब्बर शेरों के लिए मशहूर है। यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे 1424 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर होगा बी होगा, गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं पूछा है, निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो ये आपका विकल्प जो है गलत है, तो यही सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी निरीक्षण विधि की विशेषता है, तो आप बताएंगे कि यह एक मानव वैज्ञानिक विधि है, ये विशेषता है, और यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है, यह भी विशेषता होती है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, यह भी विशेषता होती है। लेकिन ये जो है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें एक शिक्षक प्रशासक के रूप में, तो ऐसा कभी नहीं कहा जाता, ये गलत है। यही क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, लक्ष्य केंद्रित है कि सृजनात्मक विधि है कि चयनात्मक विधि है कि ए सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या आता है, खोजकर्ता में लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि तथा चयनात्मक के गुण होने चाहिए। तो आपका ये सभी हो जाएगा, लक्ष्य केंद्रित होगा, सृजनात्मक होगा, चयनात्मक होगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है कि भू वैज्ञानिक चक्र की रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण कहलाता है। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की क्या होती, आवश्यकता होती। कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा ए सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग करके ही जाइएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, हेमवती नंदन बहुगुणा है कि सुंदरलाल बहुगुणा है कि मदर टेरेसा है कि महात्मा गांधी है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछने के एकदम चांस बनते हैं। तो आप क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लें हम कि जो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाएंगे। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चिपको जो आंदोलन है एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत, जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत जो है 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा मार्गदर्शन में की गई थी। और इनके साथ कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट थी और श्रीमती गौरा देवी भी थी।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जब पूछेगा प्रणेता कौन है तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल, शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पराग कोश में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा इसका डी हो जाएगा। कौन सा होगा? आपका होगा डी, पराग कोश हो जाएगा। क्या होगा? पराग कोश होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? मांसाहारी है कि सर्वाहारी कि शाकाहारी कि डेट्रीटिवोर? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा। कौन सा? सी, शाकाहारी। देखिए जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा कहलाता है? तो आप बताएंगे शाकाहारी। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से खाकर अपना जीवन यापन करते हैं या भरण पोषण करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? गाय, हिरण, खरगोश आएगा। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वे मांसाहारी होते हैं। इस श्रेणी में कौन आते हैं? पशु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा आएगा? उच्च मांसाहारी तथा सर्वाहारी आएगा आते हैं, जैसे चीता, शेर आदि। तृतीयक तथा मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो इसमें ये पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 14 में कि अगर किसी व्यक्ति को क्या होता है? बुखार होता है, तो उसमें सबसे अधिक कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो आप बताएंगे इसमें पैरासीटामोल। क्या? जो ऑप्शन आपका कौन सा है? सी आपका पैरासीटामोल सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो जब हम दही का निर्माण करते हैं तो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव सबसे उपयोग में मतलब लिया जाता है? तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आपका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी होगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अगर हम क्या करें, देखें दूध से दही निर्माण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है। दूध को जब हम 30 से क्या दूध को हम 30 से 40 सेंटीग्रेड सी पर गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, इसलिए दही का स्वाद हल्का सा खट्टा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर ने की कि जेनिंग्स की, पैंटिन, एंगमास्ट, कार्ल मार्क्स? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसका आंसर होगा ए होगा, लैंडस्टीनर ने की। मानव रुधिर वर्ग की खोज कब हुई थी? सन 1900 में। किसमें? सन 1900 में। किसने की थी सर्वप्रथम? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। यह रक्त का एक वर्गीय है जो रक्त कोशिकाओं को सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थित या अनुपस्थित पर आधारित होता है। तो 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखिए इस पे? IMP। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट और यूपीटेट में दोनों पूछता है। प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? जड़ है कि तना है कि अपस्थानिक जड़ें हैं कि सल्क पत्र हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी आपका तना हो जाएगा। जो आप प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? तना है। पौधे का वह भाग जो हम क्या करते हैं भूण के प्रांकुर से विकसित होता है वह तना कहलाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके साथ साथ तना में कौन कौन सा आएगा आपका? ये जो कंद है, कंद मतलब जो आलू है ये भी क्या है? तना। सल्क कंद जो मतलब इसका तना क्या होगा? कंद। इसका उदाहरण आलू, शकल कंद। इसका प्याज, लहसुन और घन कंद ये भांडा, अरबी और प्रकंद ये हल्दी, अदरक, केला ये सब क्या है आपका? ये आलू हो गया, प्याज, लहसुन, बंडा और अरबी और हल्दी, अदरक, केला ये सब क्या है आपके? ये
तना के उदाहरण है। ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा, पैरामीशियम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्न में कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, 19 का कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, रीठा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप इसका आंसर जान लीजिए, डी होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय सीएनजी की गाड़ियां बहुत निकल रही, कौन सी? सीएनजी को वाहनी ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव मीथेन, इथेन तथा प्रोपेन, जिसमें सबसे अधिक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस के संपीड़न से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है, इस कारण पर्यावरण को हानि नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, गैसीय अपशिष्ट हैं, तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन 4 दिया, सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट होगा, कि घरों की नालियों का गंदा पानी, कि खेत की खलिहानों से निकलने वाला कचरा, की लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का गैसीय अपशिष्ट पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, जो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, क्योंकि कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है, यह एक क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? आपका परजीवी कहलाता है, कि सहभोजी, कि मृतोपजीवी, कि सहजीवी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका डी होगा, कौन सा हो जाएगा? सहजीवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसका आंसर होगा, डी होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, निम्न में कौन सा कयांतरित सेल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, संगमरमर होगा। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ये अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी होगा, संगमरमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, महासागरों में निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागर में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं क्या? NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, कि राष्ट्रपति, की प्रधानमंत्री, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा, ए होगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा क्या? बी होगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यह 43.4% भागों में पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इस काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो यह लगभग कितना है? 5
5.4 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? काली मिट्टी। देखिए लाल जो मिट्टी है, ये जो लाल मिट्टी है यह लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका लाल रंग लौह के ऑक्साइड की उपस्थिति के क्या कारण होता है? इसमें जो लाल मिट्टी है इसमें मूंगफली, बाजरा, आलू आदि फसलों के लिए क्या होती है? ये उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी होगा, जलोढ़ मिट्टी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये होगा प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये प्रायः कौन होते हैं? शाकाहारी, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। ये क्या है? आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम चरण उपभोक्ता हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 पूछा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी है कि कवक जनित बीमारी है कि जीवाणु जनित बीमारी है कि खनिज जनित बीमारी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा सी होगा, जीवाणु जनित बीमारी है। अगर हम प्लेग एक क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन बता दिया गया, क्या होगा? जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपके ईबीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं 30 क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि यह 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।